हाँ यस बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूरो साइंस के बारे में। ठीक है, एक इमर्जिंग फील्ड है जो कि सब फील्ड है क्लिनिकल साइकोलॉजी की। ठीक है, साइकोलॉजी की जो स्टार्ट था वो डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट ने ही किया था, फ्राइड। ठीक है, जितने भी जर्मन से थे, फिर अमेरिकन में आए तो वहाँ से साइकोलॉजी स्टार्ट हुई, तो वहाँ से क्लिनिकल साइकोलॉजी का सेटअप हुआ, स्टार्ट किया गया। फिर उसके बाद अभी यूरोप के अंदर जो आज की क्लास है, यूरोप के अंदर एक नया सब्जेक्ट, एक नई फील्ड, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। जब भी आप बाहर जाते हैं तो हर यूनिवर्सिटी में ये होता है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है, या न्यूरो साइंस के नाम से डिपार्टमेंट होता है, या फिर डिपार्टमेंट का नाम होता है कॉग्निटिव एंड न्यूरो साइंसेस। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग इसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम करने क्या वाले। बहुत एडवांस फील्ड है न्यूरो साइंस। न्यूरो साइंस जो है बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी की सब डोमेन्स है। ठीक है, तो साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम ये बिलीव करते हैं कि डिफरेंट साइको सोशल फैक्टर जो होते हैं वो पैथोलॉजी को लीड करते हैं। पैथोलॉजी मीन टू से आपकी ज़ुबान में ये क्लिनिकल में डिसऑर्डर्स को लीड करते हैं। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन भी आती है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। चंद लोगों का बिलीव है ना साइको सोशल फैक्टर्स, बट साइकेट्रिस्ट एंड न्यूरोसर्जन्स जो हमारी फील्ड से ही रिलेटेड हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि जितनी भी डिजीज़ हैं, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, ये साइकोपैथोलॉजी जितनी भी है वो लीड करती है ब्रेन के अंदर से। इसकी इम्पेयरमेंट होती है तो क्या होता है कि आपके दिमाग के अंदर आपके डिसऑर्डर होता है आपको, ठीक है, ये साइकोपैथोलॉजी की तरफ लीड करते हैं। तो न्यूरो साइंस एक ऐसी फील्ड है जो मल्टी डिसिप्लिनरी है, इसने सबको मर्ज किया, साइकोलॉजिस्ट को भी, न्यूरोसर्जन को भी, ठीक है, साइकेट्रिस्ट को भी, और फिजियोलॉजिकल फील्ड्स के माहिरीन को भी, है ना, साइंटिस्ट को भी। तो एक नई फील्ड बनी न्यूरो साइंस के नाम से। न्यूरो साइंस के अंदर एक ब्रॉडर डोमेन्स है, साइकोलॉजी के अंदर है, हमेशा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में ही आपको मिलेगी, या फिर आपको मिलेगी एक न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, ठीक है, जहाँ रेडियोलॉजिस्ट होते हैं डायग्नोज करने के लिए। तो अब पूरी दुनिया जो पहले अप्रोचेस थी सेपरेट थी, अब न्यू अप्रोचेस के अकॉर्डिंगली हम सब कंबाइन हो गए हैं। ठीक है, साइकोलॉजी में अक्सर क्वेश्चन किया जाता है, मुझसे भी लोग पूछते हैं, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं बट वाइट कोट नहीं पहनते, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं इंपॉर्टेंस देते, कहाँ हमारी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अभी मैं यूरोप से होके आया हूँ, तो यूरोप में ये चीज़ें मुझे खुद अभी पता चली हैं, नहीं तो इससे पहले मैं सोशल साइकोलॉजिस्ट था। तो साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा डोमेन्स हैं, अगर आपने पढ़ी हो तो। साइकोलॉजी में एजुकेशन साइकोलॉजी भी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी है, कॉग्निटिव के बाद डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी है, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी भी है, सोशल साइकोलॉजी भी है। देयर इज सो मैनी फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी विच आई विल डिस्कस द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द साइकोलॉजी, है ना। तो जो लोग पीएचडी साइकोलॉजी में, सोशल साइकोलॉजी में करते हैं, डिफरेंट डोमेन्स में करते हैं, एजुकेशन में, डेफिनेटली वो एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो वो भी डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, बट वो पैथोलॉजी को इतना फोकस नहीं कर पाते। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो टोटली पैथोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, साइकोपैथोलॉजी नॉट पैथोलॉजी, है ना। ये भी आप पैथोलॉजी पे काम करेगा न्यूरोसर्जन, ठीक है, और या डॉक्टर्स जो है ना वो करेंगे। हम पैथोलॉजी पे काम नहीं करते, ऑर्गन जो है ना इफेक्ट हो रहा है उस पर नहीं काम कर, हम किस पे काम कर रहे हैं, साइकोपैथोलॉजी पे। ठीक है, हमारी डोमेन्स नहीं है, हम एमबीबीएस नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा न्यूरो साइंस जो है एक नई फील्ड है जो क्लिनिकल की सब डोमेन्स है। इसके अंदर से जो मैं यूरोप से पढ़ के आया हूँ कि मल्टीडिसिप्लिनरी सब लोग मिलके काम करते हैं। एक ही डिपार्टमेंट के अंदर न्यूरो साइंटिस्ट भी होते हैं, ठीक है, सर्जन जिसे कहते हैं, और उसी फील्ड के अंदर आपके पास मिलेंगे साइकोलॉजिस्ट भी मिलेंगे आपको उसी फील्ड के अंदर, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं। हार्ट हो गया, ठीक है, हार्ट के अलावा अपना स्टोमिक, स्किन कंडक्टर के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हर ऑर्गेनिक के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि इमोशनल रिस्पॉन्स का चेंज देख रहे होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दोनों पे देख रहे होते हैं। ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर कि ब्रेन के अंदर चेंजेस आई हैं, ब्रेन के अंदर चेंजेस बहुत टाइप की होती हैं। हम
उसमें इमोशनल स्टिमुलेशन देते हैं, कोई भी इमोशनल स्टिमुलेशन, उस स्टिमुलेशन के बाद उसके रिएक्शन में जो चेंज आता है दिमाग के अंदर, वो स्ट्रक्चरल चेंज होती है या फंक्शनल चेंज होती है, और भी चेंजेस हैं, ठीक है, जो हम देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे। जब ये आप रेडी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको नॉलेज चाहिए होती है कि आपको न्यूरोसर्जन की भी ज़रूरत होती है, आपको साइकियाट्रिस्ट की भी ज़रूरत होती है तो अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी पैथोलॉजी को, है ना। तो डेफिनेटली सब मिलके काम करते हैं। तो ज़्यादातर ये फील्ड है, ये न्यूरोलॉजी के अंदर आती है। न्यूरोलॉजी में साइकोलॉजी का बहुत ही क्लोज लिंक है। न्यूरोलॉजी में जब भी आपकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग या कोई भी ब्रेन का एरिया देखा जाता है तो टास्क बनाए जाते हैं। सिंपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टास्क देता हूँ, दिस वन एंड दिस वन। एफएमआरआई में है, आप लोग एमआरआई में हैं, ईजी में है, एमईजी में से है, मैग्नेटिक इंसेफ्लोग्राफी के अंदर ये नाम है लेटेस्ट एडवांस्ड इक्विपमेंट के। ये आपने बताना है कि ये जिस डायरेक्शन में आपने उस डायरेक्शन में बटन प्रेस करना है सीपीयू पे। जब आप ये करेंगे, इमेजिन करें ईजी कर रहे हैं आप लोग, एफएमआरआई है तो उसमें एज्यूम करेंगे ये स्टिमुलेशन है, दिस इज द स्टिमुलेशन। किसने बनाई है? न्यूरोसर्जन ने। इसको चेक करने के लिए क्या आपकी एग्जेक्टिव फंक्शनिंग सही तरह से काम कर रही है, क्या आप डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं सही तरह से, डायरेक्शन को परसीव कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मोटर कोऑर्डिनेशन को, सेंसिटिव कोऑर्डिनेशन को, सबको लिंक कर रही है ना। फॉर एग्जांपल दिस इज अ वन टास्क, ये किसका है? डेफिनेटली हम भी बना सकते हैं, न्यूरोसर्जन भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है जिसको इसके बारे में नॉलेज है कि ब्रेन के एरिया को आपने कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे इसको डिस्कवर करना है। हमारे यहाँ होते हैं मोस्टली इमोशनल टास्क होते हैं ना। फॉर एग्जांपल इमोशनल टास्क किस तरह के होंगे? मैं कहता हूँ मैंने एपिसोडिक मेमोरी को मेजर करना है। एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है? जिसमें इमोशंस होती हैं, आपके पास्ट मेमोरीज होती हैं। तो उसमें उसको मेजर करने के लिए मैं क्या करूँ, मैं एक टास्क बनाता हूँ, 2 पिक्स दिखाता हूँ। ये पिक्स है स्माइल वाली, आई डोंट नो मेरी पिक्स अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। और इस पिक्स का मैं पूछता हूँ, एक गुस्से वाली बना देता हूँ, एक स्माइल वाली बना देता हूँ। मैं कहता हूँ किसके साथ लिंक करती है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। आपको क्या लगता है ये पिक्स किसके साथ लिंक करेगी? किसके साथ लिंक? आप एफएमआरआई में हैं, आप हाथ नहीं हिला सकते, आप हिल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। बट ये टास्क आपने बनाया है, इमोशनल है ना, पिक्स के थ्रू आप उसको स्टिमुलेशन दे रहे हैं। आपको क्या सोचेगा किसके साथ लिंक कर रही है? अगर उसको ये पिक्स लगेगी बड़ी प्लेजेंट है तो डेफिनेटली प्लेजेंट चीज़ों के साथ करेगा। अगर उसको ये चीज़ लग रही है कि प्लेजेंट नहीं है तो किसके साथ लिंक करेगा? अनप्लेजेंट। अब हमारे यहाँ ऐसा किया जाता है, जो भी टास्क बनाया जाता है उसमें रेटिंग ली जाती है, जबकि जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं वो रेटिंग नहीं लेते। इमेजिन करें आप एफएमआरआई में हैं, तो एफएमआरआई में जैसे ही आपने सोचा, इस पिक्स को देखा और इनके साथ एसोसिएशन ड्राइव की सोच के, तो आपका ब्रेन का एरिया एक्टिव हो गया 2 सेकंड के अंदर। जब 2 सेकंड के अंदर आपका ब्रेन का एरिया एक्टिव हो गया, नेक्स्ट 2 सेकंड के नेक्स्ट, तो आपको रिस्पॉन्स देने की जरूरत है रेटिंग की। एसपीएसएस में डाटा इंटर करेंगे, बाद में जाकर देखेंगे सिग्निफिकेंट लेवल। जब आपका ब्रेन ही एक्टिव हो गया, इसमें भी सिग्निफिकेंट लेवल है, एफएसएल सॉफ्टवेयर है, एसपीएम है, ठीक है, हम एडवांस सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, उनके बाद उनकी अपनी मैकेनिज्म है इसको सिग्निफिकेंट लेवल को देखने के लिए, है ना। तो हमने सिर्फ इमेजिन किया, सोचा, सोचने से क्या हुआ? ब्रेन का एरिया एक्टिव हुआ। ब्रेन में कौन कौन सा एरिया था? पहले इस पिक्स को देखा तो विजुअल एरिया में से इंफॉर्मेशन गई, फिर इस विजुअल एरिया में से आपने इमोशंस के साथ लिंक किया, किसमें था? अमिगडाला के थ्रू इंफॉर्मेशन कहाँ से पहुंची? इंसोला। पूरा एक नेटवर्क होगा ना, सिर्फ एक पिक्स को देखते ही चल पड़ेगा। इस पाथवे को डिस्कवर करना, कौन डिस्कवर कर रहा है? साइकोलॉजिस्ट भी, न्यूरोसर्जन भी, सब मिलके काम कर रहे हैं। ये टास्क बनाते हैं हम। इसी तरह के टास्क जो होते हैं कंजेक्टिव फंक्शनिंग के, वो कौन बनाते हैं? एग्जेक्टिव फंक्शनिंग के डेफिनेट न्यूरोलॉजिस्ट बनाते हैं, ठीक है। ये एक गेम है, माइंड की गेम है। जितना आप सीखेंगे आप भी उसी तरह का बना। मैंने एफएमआरआई भी सीखनी है, आप लोगों ने एमआरआई भी सीखनी है, उसके पीछे मैकेनिज्म भी सीखना है, ईईजी भी सीखनी है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी डीटीआई भी आ चुकी है, ठीक है। डीटीआई इज अ डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग आ चुकी है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए, किसको? न्यूरॉन्स के, उसकी ब्रेन के अंदर चेंजेस को देखने के लिए, ठीक है, फ्लूइड को देखने के लिए, कहाँ से कहाँ किस रिस्पांस के ऊपर कैसे चल रही है। तो ये इमेजिंग टेक्निक्स हैं। कौन कौन सी हैं? ईईजी है, एमईजी है, और कौन कौन सी है? एफएमआरआई, एमआरआई। एमआरआई के अंदर ही एफएमआरआई होती है एडवांस ना, टेस्ला 7 आ चुका है, सिटी स्कैन हो गया, पेट स्कैन हो गया, और ये सारी पढ़ी थी आप लोगों ने। ये सारी हमें लगता है कि ये एक न्यूरोसर्जन या रेडियोलॉजिस्ट ही यूज कर सकता है।
डेफिनेटली वही यूज़ कर सकते हैं इसके पीछे मैकेनिज्म को, बट हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। इनकी जो स्टिमुलेशन ब्रेन के ऊपर चेंजेस हैं, हम अपनी स्टिमुलेशन से, इमोशनल स्टिमुलेशन से बनाने के बाद इसको चेक किया जा सकता है। हम भी वो चीज़ें सीख सकते हैं जो उनको आती है। जब आप ये काम करते हैं, इस तरह की स्टडीज करते हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल यही स्टडी की जा रही है, ईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, ईजी इज इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी है, एमईजी इज अ मैग्नेटिक इंसेफलोग्राफी है, और क्या होगा, सीटी स्कैन है, इससे बाद पेट स्कैन है, एमआरआई, एफएमआरआई, ईसीजी, ईसीजी अभी नहीं, ये सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ना। ये सारे डिफरेंट वेज हैं जिससे आप ब्रेन को एनालाइज कर रहे हो। ये इलेक्ट्रिकल वेव्स को मेजर कर रहा है ना, ये भी इलेक्ट्रिकल वेव्स को मेजर कर रहा है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल वेव्स को मेजर कर रहा है। सीटी स्कैन आपके ब्रेन के अंदर ट्यूमर्स या इलेक्ट्रिकल जितने भी है ना ट्यूमर्स को मेजर कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर को मेजर कर रहा है। पेट स्कैन भी स्ट्रक्चर को मेजर कर रहा है रेडियो एक्टिव ड्रग्स के थ्रू। जबकि एमआरआई जो है वो बेसिकली ये भी काम कर रहा है, मैग्नेटिक है ना रेजोनेंस, ये इमेजिंग टेक्निक है, तो ये भी ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस को चेक कर रहा है। ये एक टाइम पे एक स्ट्रक्चर होता है, एफएमआरआई एडवांस फॉर्म है, ये एक टाइम पे डिफरेंट पिक्स होती हैं ब्रेन की 2 सेकंड के अंदर, ये 5 सेकंड के अंदर लेता है मिनिमम, ये 2 या 3 सेकंड के अंदर पूरे ब्रेन की पिक्स ले जाता है ना, एक से ज़्यादा पिक्स ले जाता है। ये सब एक पिक्स, ये एक से ज़्यादा, फिर बार बार 2 सेकंड के बाद पिक्स लेता जाता है। ये जब टेक्निक्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे, इनके पीछे मैकेनिज्म क्या है, वो सारा का सारा क्या होगा, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, जिसमें आपको अंडरस्टैंड करना है कि डीएनए क्या होता है, ठीक है, ब्लड की कंपोजिशन क्या है, ब्लड में क्या कौन कौन से सेल्स होती हैं, रेड सेल, वाइट सेल है ना, प्लाज्मा, रेड सेल्स के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, उसको कैसे करना, आप लोगों ने हीमोग्लोबिन कहाँ होता है ना, ये सारी चीज़ें इन्होंने डिटेक्शन के अंदर आपने सीखनी है। वही मैकेनिज्म जो बायो में पढ़े थे आप लोगों ने, बहुत डिटेल में यहाँ पढ़ने हैं। ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इक्विपमेंट, जो कि कहाँ यूज़ की जाती है, न्यूरो साइंसेज में। और ये न्यूरो साइंसेज में अगर साइकोलॉजिस्ट अपनी इमोशनल स्टिमुलेशन बनाए और ये इक्विपमेंट यूज़ करे तो ये क्या बन जाती है, न्यूरो साइकोलॉजी। न्यूरो साइकोलॉजी एडवांस फील्ड है, जब न्यूरो साइंसेज का पार्ट है। अब जब ये करेंगे तो डेफिनेटली आप नेचुरल साइंसेज में आ गए हैं, बायो की साइंसेज में आ गए हैं, है ना। तो और जबकि आम, और दूसरी तरफ क्या होगा, ये बन जाएंगे न्यूरो साइकोलॉजिस्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंगली, है ना। और भी टेक्निक्स हैं। अब ये तो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आ गया, और मैं कहता हूं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या साथ होगा, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी के साथ लिंक है ना, सारी बॉडी इसी से कंट्रोल होती है। तो इसमें क्या क्या करते हैं, ईसीजी, ईसीजी, और स्किन कंडक्टर के लिए डिफरेंट टेक्निक्स है ना, स्किन कंडक्टर लगाए जाते हैं, स्किन कंडक्टर के बाद और हर बॉडी के ऑर्गेनिक को मेजर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, है ना। तो ये सारी टेक्निक सारी नर्वस सिस्टम से हैं, मगर इनका भी यूज डिफरेंट है ना। तो यहाँ भी जितना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, हार्ट बीट को मेजर करना है तो ईसीजी लगानी पड़ेगी, है ना। आप लोगों को स्टोमक को मेजर करना है तो उसके अपने टेस्ट होंगे, और जिस स्किन के अंदर चेंजेस देखनी है कि स्टिमुलेशन आ रही है कि नहीं आ रही सेंसरी, तो किसको स्किन कंडक्टर लगाने पड़ेंगे, उसके अपने टेस्ट होंगे, है ना। हर चीज़ आई ट्रैकिंग के लिए जो रियलिटी बेस्ड नए एक्सपेरिमेंट हो, या आई ट्रैकिंग के लिए आपकी आइज के लिए आप ट्रैकिंग करवाते हैं, वो भी डेफिनेटली आई ट्रैकर यूज करना पड़ेगा। यानी हर चीज के लिए यहाँ ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं बॉडी के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। ये क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। जो यहाँ लोग काम करेंगे वो न्यूरो साइकोलॉजिस्ट लाएंगे, है ना। और ये यहाँ काम करेंगे जिस डोमेन में वो काम करेगा, इसकी वर्थ डे बाय डे बढ़ती जा रही। जिस तरह मैं यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में था, जो कि एफिलिएटेड है रॉयल कॉलेज लंदन से, कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से, उसी फंडिंग में काम कर रहा था। तो हर बंदे की एक लैब थी। इमेजिन करें आप ईसीजी के साथ देख रहे हैं, एक इमोशनल स्टिमुलेशन दी ये वाली, और आपकी हार्ट के अंदर चेंजिंग देख रहे हैं, है ना। जब आप ये देखेंगे तो क्या होगा, आप कौन सा करेंगे, साइकोफार्माकोलॉजी का पढ़ा था आप लोगों ने ना, ये जो साइकोफिजिक्स थी, ये या साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स का आपने सुना होगा, ये उस फील्ड से लिंक हो जाएगा सीधा का सीधा। सोमैटिक के साथ आ गए ना आप लोग। अभी हम पढ़ेंगे सोमैटिक सिस्टम किसके अंदर आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। वहाँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथिक है ना, सिम्पैथिक सिस्टम, वो सारा पढ़ेंगे। उसमें जो जो ऑर्गेनिक आते हैं बॉडी के, वो सारे एक मेजर होंगे। वो किस तरह होंगे, इमोशनल स्टिमुलेशन मैं बनाऊंगा और यहाँ मैं स्केल लगाऊंगा। जो बंदा जिस
हार्ट के साथ काम कर रहा है तो वो एक्सपर्ट किसका बन जाएगा, हार्ट साइकोलॉजी। वैसे बनना तो हार्ट साइकोलॉजी चाहिए, तो उसके वो सोमैटिक कंप्लेंट्स के अंदर ये साइकोफार्माकोलॉजी है ना, इसके अंदर फील्ड है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है ना, जिससे वाइबर ने कहा था वो उसमें आता जाएगा। हर फील्ड की एक लैब बनती जाएगी, ये लैब सेपरेट होगी, ये लैब सेपरेट होगी, है ना, डिफरेंट। हर लैब यूरोप में ऐसे ही है, हर बंदा एक चीज में एक्सपर्ट होता है, हर चीज में एक्सपर्ट। जिस तरह मेरी एक्सपर्टीज है एमआरआई एफएमआरआई के ऊपर, मैं भी काम करके आया हूँ, इसमें मुझे पता है कि क्या है क्या नहीं है मैकेनिज्म, है ना, बट मुझे यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता, बट पढ़े हैं, ये भी पढ़ा हुआ है मैंने, वेव सारी पढ़ी हुई है, हर चीज पढ़ी, मगर किया नहीं है। इसका मतलब मेरी फील्ड ये है, ये भी आती है, मगर इस फील्ड में जो एक्सपर्ट है वो डिफरेंट है ना। तो इसका मतलब है कि हमें एडवांस फील्ड में जाने के लिए हम भी डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आप सोशल साइकोलॉजी के ऊपर सिंपल सी स्टडी करते हैं तो हम सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह का मैकेनिज्म जो है मेडिकल की फील्ड के अंदर इक्विपमेंट यूज करते हैं तो आप भी डॉक्टर हैं, न्यूरोसर्जन की तरह। आपकी भी वही वर्थ है जो इनकी वर्थ है, इनके यहाँ कोई यूरोप के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डॉक्टरी का वर्ड जिसको लगता है वो कहते हैं डॉक्टर है, जिस तरह दूसरे हैं ना, तो व्हाइट कोट पहनना जरूरी नहीं है, तो ये काम आप भी कर सकते हैं। और सम टाइम उनके यहाँ एक एडवांस लैब थी जिसमें मैं काम कर रहा था, मैं सारी लैब्स के साथ ही काम कर रहा था। जैसा कि उनकी लैब थी स्लैम लैब, स्लीप लर्निंग मेमोरी लैब, यानी उसके अंदर स्लीप में काम हो रहा था, मेमोरी पे काम हो रहा था, लर्निंग में क्या काम हो रहा था, ईजी पढ़ी थी, एमईजी पढ़ी थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एफएमआरआई पढ़ी थी, बंदों को सुलाया जाता था। बेसिकली ईजी है जो बेसिकली इसको माना जाता है इलेक्ट्रिकल वेव्स के लिए मेजर करने के लिए है, ये ज़्यादातर स्लीप की जो स्टेजेस हैं उनको मेजर करने के लिए, कॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल को मेजर करने के लिए, सोते हुए, है ना। तो कौन सा यूज करते हैं, ईजी यूज हो रही थी एक लैब में। दूसरी लैब में गया, उसी लैब के अंदर से सारी इक्विपमेंट पड़ी हुई थी, वो सो रहा था, ये प्लेस कर देते थे, वो 5 घंटे सो रहा है, वो सो रहा है रेस्ट कंडीशन के ऊपर, बट रेस्ट कंडीशन के ऊपर भी आपका ब्रेन चल रहा है, जिसे डिफॉल्ट मूड नेटवर्क कहते हैं, है ना। तो वो कैसे मेजर हो रहा था, डेफिनेटली इन मैकेनिज्म से, इसे फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, जब एक से ज्यादा मोडालिटीज के रिजल्ट्स को इकट्ठा कर लिया जाए देखने के लिए। आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी चेंजेस देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर भी चेंजेस देख रहे हैं, है ना। जब 2 से ज्यादा इक्विपमेंट को इकट्ठा करके देखा जाए, इससे रिजल्ट जो होते हैं वो ज्यादा हाईलाइट होते हैं, चीजें वाजे नजर आती हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ, चलिए आपको बताता हूँ फ्यूजन क्या है। पेट स्कैन, पेट स्कैन एक रेडियो एक्टिव आपके ड्रग्स दी जाती है, कुछ सब्सटेंस दी जाती है, वो जहां जहां एक्टिव होती है, कंज्यूम होती है, तो वहां वहां के एरिया बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं, है ना। जहां जहां ब्राइटनेस होगी उस ब्रेन के अंदर, तो वहां शो होगा कि यहाँ ट्यूमर है, सिस्ट है। इसमें ट्यूमर जो है ना बहुत ही इजीली डिटेक्ट हो जाती है और बहुत क्लियर होती है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एरियाज को डिटेक्ट, कि ब्रेन के कितने एरियाज इसके अंदर आ रहे हैं ट्यूमर के अंदर। अब नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ है ना, तो ये ब्राइट तो कर देती है मगर एरिया शो नहीं कर पाती, है ना। तो इसका मतलब है, ठीक है, पेट स्कैन जो है वो बेसिकली बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या किया जा रहा है, सिस्ट और डायग्नोज करने के लिए इस एरियाज को देख। बट इसमें खामी भी जो है ना, जब तक आपको एरिया नहीं पता होगा आप सर्जरी कर सकते हैं, कोई भी साइंटिस्ट न्यूरो साइंटिस्ट सर्जरी नहीं कर सकता, तब तक नहीं कर सकता जब तक उसको एरिया ना क्लियर हो कि कहां से कहां तक सिस्ट फैली हुई है ना, किस कोऑर्डिनेटर से। एक भी कोऑर्डिनेटर ब्रेन के अंदर सही तरह से ना हुई तो क्या होगा, पूरा ब्रेन का एरिया, उस एरिया उड़ जाएगा और आपका पेरिफेरल सिस्टम का भी एरिया उड़ जाएगा ना, बड़े ध्यान से। फिर क्या करते हैं लेटेस्ट साइंटिस्ट, एफएमआरआई को यूज करते हैं, एमआरआई को यूज करते हैं, या फिर एमआरआई भी इसी सेक्शन है, एफएमआरआई को यूज करते हैं। एफएमआरआई में क्या होता है, एफएमआरआई ब्राइट रिजल्ट्स नहीं देता ट्यूमर का इतना ज्यादा, बट ये एग्जैक्टली वो एरियाज बताता है किस एरिया से लेके किस एरिया तक ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो ज्यादा हुई है, हाइपर हुई है ना। तो इन दोनों को मिला के एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए, दोनों का एक एरिया होगा, ये क्या बताएगा, एरिया कोड बताएगा, और ये क्या बताएगा, ब्राइटनेस, है ना। तो इससे जो एरिया शो होगा हमें एरिया का पता चल जाएगा और सिस्ट का पता चल जाएगा। इसे कहते हैं फ्यूजन टेक्निक्स। सम टाइम इन टेक्निक्स को मर्ज करके यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, ताकि इसको रिसर्च बेस्ड या क्लिनिकल बेस्ड लोगों का फायदा हो सके, है ना, अंडरस्टैंड किया जाए पैथोलॉजी को। तो यहाँ साइकोपैथोलॉजी भी है, यहाँ नीरो भी है, आपको दोनों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जहां आपकी फील्ड है नीरो वाला का काम, नीरो वाले की फील्ड में नीरो वाला काम करेगा। साइकोपैथोलॉजी में कौन काम करेगा, साइकोलॉजिस्ट काम करेगा, है ना।
वो भी काम कर सकते हैं हमारी फील्ड में, हम भी उनकी फील्ड में नहीं जा सकते क्योंकि वो उनकी स्पेशलाइजेशन है ना, इसमें सर्जरी नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब डॉक्टर तो हुए हम लोग, हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी सही से डिटेक्ट कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी कर रहे हैं, मगर पढ़ने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, एक्सपर्टीज के बाद। जब आपको एक्सपर्टीज ना हो और आप कहें कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, वो भी न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो फिर आप कुछ, मैं आपको बुला कि मुझे 24 घंटे पीछे एक साल में सिर्फ लैब में रहना पड़ता था इसको अंडरस्टैंड, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। मेरे 100 से ज़्यादा पब्लिकेशन है, तो जब यहाँ गया तो मुझे ऐसे लगा कि मैं ज़ीरो हूँ। फिर मुझे कोर्सेज लेने पड़े यहाँ जाके, कोर्सेज में BS लेवल पे भी लेने पड़े जो इसके डिपार्टमेंट में थे, है ना। फिर MS लेवल पे भी लेने पड़े, PhD में कोर्सेज नहीं होते यूरोप में, तो PhD में आप इंटरेक्ट करते हैं सेंटर्स के साथ ना, सीखते हैं, और ना ही पोस्ट डॉक में होते हैं, तो चीज़ें इसी तरह सीखी जाती हैं, अंडरस्टैंड किया जाता है। तो ये एक न्यूरो साइकोलॉजी है। जब इस फील्ड में जाते हैं, ये क्लिनिकल की ही फील्ड है। कुछ लोग कहते हैं आपका क्या काम है इसमें न्यूरो साइकोलॉजी में, है ना, आप ये कहाँ से यूज़ करेंगे, ये हमारी ही फील्ड है, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी की सब ब्रांच है न्यूरो साइकोलॉजी। इसको न्यूरो सर्जन ने, ये जितनी इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिशियन ने बनाई है, कोई न्यूरो सर्जन ने नहीं बनाई। हाँ, इसके पीछे जो मेजर किया था वो न्यूरो सर्जन ने अंडरस्टैंडिंग ली है इसकी। बाकी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, इंजीनियर्स हो गए, सिंपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, उन लोगों ने मेजर की है ना। तो बट इसको जो मीनिंग दी है किसने दी है, न्यूरो सर्जन ने दिए हैं। ब्रॉडबैंड का बड़ा आप लोग अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ब्रॉडबैंड कौन था, ब्रॉडबैंड ने लाइजन की तकनीकें इंट्रोड्यूस करवाए थे, ब्रेन को कट करके कभी एनिमल्स के अंदर, फिर देखा था ब्रेन का एरिया कौन सा एक्टिव है, कौन सा एरिया एक्टिव नहीं, कौन सा एरिया उड़ गया। ये तो नाइंसाफी थी ना लेजन के तरीके से। तो बट FMRI MRI अब नहीं ऐसा होगा। आप टास्क बनाते हैं तो क्या होगा, FMRI शो कर देता है इस टास्क के दौरान ये एरिया है। इसमें डिफरेंट वेज होते हैं, डायरेक्ट भी आप पूछ सकते हैं, डायरेक्ट वे में पूछ सकते हैं, है ना। तो वो हम पढ़ेंगे टेक्निक्स। ये थी न्यूरो साइकोलॉजी। और क्लिनिकल साइकोलॉजी ये कहते हैं कि ब्रेन के अंदर कोई ना कोई अब नॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से डिसऑर्डर हो रहा है या डिजीज हो रही है। और ट्रू मेरी भी क्लिनिकल में बहुत एक्सपर्टीज है, ठीक है। तो ये एक विजिबल अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है, जो आपको दिखाती भी है, सोल्यूशन भी बताती है उस चीज़ का। जबकि साइकोलॉजी के अंदर हम भी इसको यूज़ करते हैं। लोग कहते हैं इसमें क्या, हमारी क्या ज़रूरत है। जब इमेजिन करें FMRI लगी हो या MRI लगी हो, तो आप CBT कर रहे हैं, तो क्या ब्रेन के अंदर चेंजेस आ रही है? यस, 6 मंथ तक कर रहे हैं तो उसकी प्रोग्रेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। CBT करें, आपकी साइकोफार्माकोलॉजी करें, अगर तो वो चेंजेस ला रही है तो विजिबल हो गई इनकी मदद से, है ना। जब ये एडवांस किस्म के इक्विपमेंट यूज करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली आपको पता चलता है क्या होता है ना। तो याद रखिएगा, हम लगाते हैं स्केल्स, जैसे डिप्रेशन का स्केल BDI लगा रही है, उसमें लिखा होता है कि रात को नींद आती है, आगे से आप कहते हैं हाँ या नो। ये दिस इज जस्ट ओपिनियन। ये न्यूरो साइकोलॉजी कहती है दिस इज जस्ट ओपिनियन। कोई बंदा ओपिनियन और किसी चीज को एलैबोरेट करने में बहुत डिफरेंस है। आप कहते हैं हाँ इज ओपिनियन, है या नहीं है, कितने दरसे से था, आपने छोटा सा स्केल यूज किया, उसके अंदर मैकेनिज्म क्या है वो नहीं पता चल रहा। बट इसके अंदर शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम्स 2 सेकंड के अंदर आप ये जो टास्क दे रहे हैं, इनसे उसके ब्रेन के अंदर चेंजेस देखी जा सकती है। और कंसिस्टेंट आप सीरियल ऑफ द स्टिमुलेशन देते जाते हैं। उसके बाद एक बंदे को दी, फिर दूसरे को दी, तीसरे को दी, 30 बंदों को देखा कि वाकई स्टिमुलेशन से कौन सा ब्रेन का एरिया कंबाइन एक्टिव हो रहा है ना। तो जिसी तरह जो SPSS पे आप कर रहे थे वही चीज़ें इसमें करनी होती है, कोई मुश्किल नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत एंड हो गया इसका, ठीक है। और क्लिनिकल साइकोलॉजी और ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है। और जो लोग इसमें साइकोथेरेपी, कुछ लोग इसका ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल मैं ब्रेन का एरिया डिस्कवर करके आया हूँ जो लेटेस्ट है ना, मैंने डिफॉल्ट मूव नेटवर्क, एक ब्रेन के अंदर एक नेटवर्क्स हैं, 7 नेटवर्क्स हैं, ठीक है। उनमें से एक ट्रिपल नेटवर्क अप्रोच है। ट्रिपल नेटवर्क अप्रोच सुने, बड़ी साइंटिफिक है ट्रिपल नेटवर्क अप्रोच। इसमें बहुत क्लोजली साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें होता क्या है, ट्रिपल नेटवर्क में इमेजिन करें आपके ब्रेन के अंदर ट्रिपल नेटवर्क, मैं अभी इस पे काम करके आया हूँ कि ट्रिपल नेटवर्क। अब ये ट्रिपल नेटवर्क अप्रोच क्या है, इसमें 3 नेटवर्क है ब्रेन के। ब्रेन जो है ना, पहले आज से कहा जाता है लोकलाइजेशन, ब्रेन सिर्फ अकेला काम करता है। एमिग्डाला है, स्पेसिफिक एक ही इमोशंस के लिए है ना। कोई और ब्रेन का एरिया है वो स्पेसिफिक एक काम के लिए है, मगर ऐसा नहीं है। वो मिलके सारी चीजें, जो लेटेस्ट अप्रोच है वो नेटवर्क अप्रोच है, वो कहती नहीं सब लोग मिलके ब्रेन के एरियाज काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही एरिया ब्रेन का एक स्पेशलाइज्ड है,
एक ही टास्क को परफॉर्म करने में। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ क्यों नहीं है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे ब्रेन में 3 एरियाज हैं ट्रिपल नेटवर्क। एक है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, एक है सिलियन नेटवर्क, सिलियन नेटवर्क के बाद है एग्जेक्टिव फंक्शनिंग एग्जेक्टिव नेटवर्क या फ्रंटोटेम्पोरल नेटवर्क। एग्जेक्टिव है, इसको देख लीजिएगा, एग्जेक्टिव नेटवर्क है। मैं सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं। अभी सारी जिंदगी आपने पढ़ा था कि फ्रंटल लोब, ये फ्रंट एरिया जो है ब्रेन के कॉर्टेक्स और सेरिब्रम के अंदर हैं, ये किसके लिए? हाई फाई फंक्शनिंग के लिए है, डिसीजन मेकिंग के लिए है, मोटर फंक्शनिंग में है। इसमें ग्रे मैटर होती है, इसमें ग्रे मैटर है, इसमें आपकी जो सेंसरी सिस्टम है सारा का सारा, यही पढ़ा था ना। बट ये मूड जो 3 एरियाज हैं, 3 नेटवर्क हैं, ये समझ लें कि इन्होंने डिफरेंट ब्रेन के एरियाज की फंक्शनिंग को कंपाइल करके एक नेटवर्क बनाया है। इसके अंदर नेटवर्क्स हैं। अब क्या नेटवर्क? डिफॉल्ट मोड नेटवर्क क्या है? अब आपको साइकोलॉजी में लेके आता हूँ कि हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है नीरो के अंदर। अभी तक हम डिफरेंट अप्रोचेज यूज करते हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सिंपल एक नेटवर्क है। सिर्फ आज का मैं लेक्चर जो है इंट्रोडक्टरी है, इसे समझाने के लिए कि न्यूरो साइकोलॉजी और न्यूरो साइंसेस हैं क्या, ठीक है, इनका लिंक साइकोलॉजी से क्या है, क्लिनिकल के साथ कैसे बहुत क्लोजली लिंक है, ये हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। तो जैसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है, ये हमेशा जब भी बंदा स्कूल में बैठा होता है, आप रेस्ट कंडीशन में होते हैं, आप सोते हैं, जब कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे, तो कौन सा ब्रेन का नेटवर्क एक्टिव होगा? डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ठीक है, जब भी आप स्कूल में होकर कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे, तो कौन सा ब्रेन का नेटवर्क है? डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। और जब भी ये एग्जेक्टिव फंक्शनिंग इसके अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। एग्जेक्टिव नेटवर्क या फ्रंटोटेम्पोरल नेटवर्क, डिफरेंट नाम है इसके, और भी नेटवर्क के नाम है, इसी नाम है। ये तब एक्टिव होता है जब आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे एक मोबाइल पकड़ना ही हो, चाहे सोचना ही हो। ठीक है, ये ओरिएंटेड होता है बाहर की तरफ, है ना, लोगों की तरफ ओरिएंटेड होता है जब आप टास्क कर रहे होते हैं। और ये क्या होता है? इंटरनल ओरिएंटेड होता है जब आप अकेले बैठे हैं स्कूल में, इसे है ना बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे हैं, माइंडफुल सिचुएशन का सुना था आप लोगों ने, इंटरनली ओरिएंट, बिल्कुल स्कूल में बैठे होंगे, तो ये नेटवर्क होगा। जब ये कब होगा? जब आप टास्क प्लान कर रहे हैं, कोई टास्क भी, तो ये होता है एग्जेक्टिव नेटवर्क। इसके अंदर हजारों ब्रेन के एरियाज है ना। फिर सिलियन नेटवर्क, थर्ड नेटवर्क है बड़ा इंपॉर्टेंट। ये कौन सा होता है? सिलियन नेटवर्क नाम से जाहिर है, इसमें ब्रेन के वो एरियाज आते हैं जो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, सारे के सारे। थैलमस है, ठीक है, इंसुला है, बेसिकली राइट एंड लेफ्ट, एमिगडाला राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, ऊपर से पॉन्स आ जाती है, सारे मिलके फ्रंट एंड इन फ्रंट, ये जितने भी इसमें, ये करता है क्या? इमोशन को कंट्रोल करता है। इसका दूसरा फंक्शन क्या है? ये वो एरियाज है, इसमें एरियाज बता रहा हूँ इस स्ट्रक्चर के अंदर, बट इसका फंक्शन क्या है? ये आपने मेडिटेशन मॉडरेशन सुना होगा साइकोलॉजी में, एक कहानी है, अच्छा है, डिफरेंट अप्रोचेस हैं, वो इंटरवेंशन बेस होती है, कि इंटरवेंशन डेवलप होती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है जस्ट, बट रियलिटी बेस ये है जिसको हम करने लगे हैं। इमेजिन करें, इसको मैं एक बार थोड़ा सा रिमूव कर दूं अगर आप कहें, यस, सिंपल इसके नाम रख लेते हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का नाम है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को DMN कहते हैं हमेशा। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सिस्टम है, ठीक है, इसके सब सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सिस्टम है, हर सिस्टम का अपना काम है। ये क्या करता है? रेस्ट कंडीशन में काम करता है, इंटरनल ओरिएंटेड है, माइंडफुल सिचुएशन है ना। और इसके अपोजिट कौन सा है? एग्जेक्टिव नेटवर्क, फंक्शनिंग नेटवर्क कर लें, ठीक है। ये क्या काम करता है? जब आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, टास्क ओरिएंटेड है अगर देखा जाए तो, एक्टिंग कंडीशन, यस, टास्क ओरिएंटेड है। अब अल्लाह ने एक ऐसा सिस्टम ब्रेन के अंदर रखा है, ये पूरे इसके अंदर ब्रेन के एरियाज हैं, अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। इसके अंदर भी ब्रेन के एरियाज हैं, इसके अंदर सब सिस्टम्स हैं, इसके अंदर भी सब सिस्टम्स हैं, फिर सब सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर है, ब्रेन के एरियाज हैं जो मिलके काम कर रहे हैं ना। अब ये क्या करेगा? जब ये ऑन होगा तो ये क्या होगा, और जब ये ऑन होगा, अगर ऐसा है तो इंसान नॉर्मल है, ही इज डूइंग नॉर्मल एक्ट, ही इज कंसीडर्ड एज ए नॉर्मल पर्सन, है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो अब नॉर्मलिटी जन्म लेती है ना, अब नॉर्मलिटी इमर्ज होती। कैसा? अगर डिफॉल्ट मोड एक्टिव हो और ये क्या हो,
ये भी एक्टिव हो, ये एक्टिव और ये एक्टिव है तो क्या हो गया? इमेजिन करें थोड़ी देर पहले रात को सोते हुए, रात को आप क्या करते हैं, बिस्तर पे लेटे होती हैं, बिल्कुल सुकून के लिए आंखें बंद होती हैं, रेस्ट कंडीशन में होते हैं, मगर तब भी दिमाग को ऑन करके बैठे होती हैं। इधर के ख्यालात, उधर के ख्यालात, इधर की लड़ाइयाँ, उधर की लड़ाइयाँ, है ना, दिमाग में चल रही होती है। ये क्या किया आपने? ये तब होता है जब बहुत अरसा तक आपके साथ कुछ हो रहा हो ना, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो, जिंदगी में कुछ अच्छा ना हो रहा, होपलेस हो ना, सारा का सारा पढ़ा था आप लोगों ने, वही सिम्टम्स ना, डिप्रेशन भी है, एंग्जाइटी भी है, आई मीन सारे सिम्टम अगर मिक्स कर लिया जाए तो ये है ना। हुआ क्या, आपने क्या किया है? बैठे हैं, दिमाग के इस एरिया को ऑर्डर दिया है, नेचर है ना, अल्लाह ने बनाया हुआ सिस्टम ये वाला, इसको सिर्फ एक ही टाइम पे ऑन होना चाहिए, ये भी ऑन करके बैठे हैं, सोने जा रहे हैं, घर वाले समझ हैं सोए हुए, बंदा आंखें बंद है ना, तो इधर शाहरुख खान की फिल्म लगी हुई है, ये भी उल्ट है। या फिर आपका दिमाग यही ना सोच रहा हो कि सोने के लिए कि नींद ही नहीं आ रही पूरी रात, कोई ख्यालात आते जा रहे हैं, मुझे ख्याल आना भी तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है ना, एक्सटर्नल ओरिएंटेड हो गए, लोगों की तरफ सोचना शुरू कर दिया, तो हुआ क्या है आपसे एक टाइम पे दो चीजें, ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है, जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए तब ऐसा होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, शिज़ोफ्रेनिक, अभी आप पढ़ेंगे इसके अंदर, है ना, यही पढ़ते आए थे। तो इन दोनों की लड़ाई को खत्म करवाने के लिए अल्लाह ने एक सिस्टम रखा है कि अगर ये दोनों अपने कंट्रोल से बाहर हो जाएं, या ऑन हो रहे हैं दोनों ऑन हो जाएं, या ऑफ हो रहे हैं दोनों ऑफ हो जाएं, तब भी नुकसान है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो अबनॉर्मलिटी है। कौन सी अबनॉर्मलिटी है? साइकोपैथोलॉजी भी हो सकती है और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। हमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को इसलिए अंडरस्टैंड करना है कि अगर वो ना अंडरस्टैंड हुए तो हम उसको भी साइकोलॉजी में ला के डिसऑर्डर डिक्लेयर कर देंगे, जबकि मसला क्या है? न्यूरोलॉजिकल मसला है ना, तो ऐसा क्या करेंगे, उस बंदे का टाइम ज़ाया करेंगे और उसकी ज़िंदगी थ्रेड पे डाल देंगे। इसका मतलब साइकोलॉजिस्ट ने पूरी न्यूरोलॉजी पढ़नी है ना। तो अगर आप ये नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर इसका मतलब आप किसी की ज़िंदगी के रिस्क के साथ खेल रहे हैं। उसको डिप्रेशन है ही नहीं, आप उसको थेरेपी दे के पागल कर दी है, उसको ज़रूरत है न्यूरोलॉजिकल ही, है ना, कोई मेडिकेशन की ज़रूरत है, मेडिकेशन भी अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि वो बुरी चीज़ है। आपकी साइकोथेरेपी भी ज़रूरत है, उसको मे भी किसी और थेरेपी की ज़रूरत हो, उसका ब्रेन का एरिया ही उड़ा हुआ ना इंजरी की वजह से, तो उससे न्यूरो साइकोलॉजिस्ट की, न्यूरो की सर्जन की ज़रूरत हुआ ना। तो अपने रोल में रहते हुए हमने समझना है जो हम कर सकते हैं, हम ये चीज़ें भी सीख सकते हैं, है ना, हम इससे एडवांस सिमुलेशन भी सीख। अब हुआ क्या है, यहाँ लड़ाई हो गई है भाई, इस लड़ाई को अल्लाह ने खत्म करने के लिए बाहर से तो कोई बंदा आएगा, चाचा जी आएंगे या मामा जी आएंगे ना लड़ाई को खत्म करने के लिए, ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ तो होता है साइकोथेरेपिस्ट जो होता है वो यही रोल अदा कर रहा होता है, लड़ाइयों में खत्म करवा रहा होता है बेचारा, कभी थेरेपी करके कभी कुछ करके मना रहा होता है कि बाज आ जाओ, है ना। जब आप कह रहे होते हैं, CBT कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, बेसिकली इन दोनों को मना रहे होते हैं, सही है ना। तो ऐसा आप ये भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा ये भी हो सकता है दिमाग के अंदर एक एरिया है, इसे कहते हैं सीलिएंट नेटवर्क, SN। सीलिएंट नेटवर्क जो है ब्रेन का वो एरिया जहां इमोशंस पड़े हैं। ये इमोशंस तब ट्रिगर होते हैं जब आपका एग्जेक्टिव फंक्शनिंग के साथ लिंक होता है। इमोशन है ना आपके, और इमोशंस कब अंडरस्टैंडेबल होंगे? जब इसके साथ लिंक होंगे, इसके साथ लिंक होंगे, है ना, इसके साथ भी लिंक होंगे तब भी है। ये एरिया जब इन दोनों में लड़ाई होती है, इसमें है इमोशंस पड़े हुए लोगों के, ये कहता है भाई थोड़ा सा ख्याल रख, है ना। देखो तुम सोने जा रहे हो तो बार बार दिमाग में जो ख्याल आ रहे हैं, ये एरिया इनको समझाता है एमिगडाला से, इंसोला से पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ कि बाज आ जाओ, सो जाओ, कुछ नहीं होगा। जिंदगी में नाकामियाँ मिलती रहती हैं, होपलेस आती रहती है। यानी हम CBT कर रहे थे, हम कहते हैं कोपिंग स्टाइल्स हैं इंसान के दिमाग में, पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, सुनते आए होंगे ना। इंसान में कोई पोटेंशियल है, कोई अंदर से जो चीज़ें कंट्रोल करती है, वो कंट्रोल दिमाग के अंदर है, वो अल्लाह की तरफ से है, सीलिएंट ये समझाता है भाई बाज आ जा, है ना। हाँ, अभी CBT तक बात नहीं पहुंची। जब ये एरिया इन दोनों को समझाता है, अगर इसकी भी बात ना माने तो फिर क्या होता है? डिसऑर्डर्स या डिजीज इमर्ज होती है। ये वो सिस्टम है जो बार बार डिफरेंट एंगल से समझाता है, और यही एरियाज आपकी कोऑर्डिनेशन मूड डिसऑर्डर में, डिप्रेशन में, साइकोपैथोलॉजी, शिज़ोफ्रेनिक में, इनकी कोऑर्डिनेशन मिस होती है। और जब ये कोऑर्डिनेशन होगी तो एक, जब ये कोऑर्डिनेशन मिस होगी तो एक, ये कोऑर्डिनेशन मिस होगी तो, फॉर एग्जांपल ये वाली मैं कोऑर्डिनेशन सिंपल एग्जांपल देता हूं। डिफॉल्ट मूड नेटवर्क हैवी हो गया, रात को सोने जा रहे हैं,
सोने के लिए आंखें बंद की हुई हैं, नजर कुछ नहीं आ रहा, बस आप टास्क करते जा रहे हैं, पास को बार बार होपलेस होके बैठे हैं। जब ये एरिया बहुत एक्टिव हो जाए, आप इंटरनली ओरिएंटेड हो जाते हैं। जब इंटरनली ओरिएंटेड हो जाते हैं, जिंदगी के बारे में ब्लेम करना शुरू करते हैं, फ्यूचर को, कल को, आज को, है ना, जिसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं। इनको सिंपल वे में, जब ये इंटरनली हैवी हो जाए तो कौन सा डिसऑर्डर होता है? जब हुक्का पानी बंद किया, कमरे में बंद हो गए, किसी से बात नहीं है, हुक्का पानी बंद किया, कमरे में बंद हो गए, जॉबलेस हो गए, जिंदगी खत्म हो गई, सुसाइड पे आ गया काम, है ना किसी से बात कर रहे हैं, सब कुछ खत्म हो गया। जब ये खत्म होता है तो क्या होता है, ये आप एक्टिव कर देते हैं। हुक्का पानी बंद करके कमरे में आ गए, कमरे में बंद करने के बाद क्या हो रहा है, फिर भी दिमाग चलाया हुआ है, बैठे अकेले हैं, एक्टिव एरियाज को भी किया हुआ है जो कि होने नहीं चाहिए, है ना। ऐसा हो जाए तो कौन सा डिसऑर्डर होता है? डिप्रेशन या एंजाइटी, है ना। ज्यादा एक्टिव कर लें तो क्या होगा कि अपने आप को फन्ने का समझना शुरू कर लें, बाइपोलर भी, शिज़ोफ्रेनिक भी, है ना, उसके कॉम्बिनेशंस हैं दिमाग के अंदर। और ये एक्टिव हो जाए तो इमोशनल मूड प्रॉब्लम्स, है ना, ये इसके साथ लिंक हो जाए तो डिप्रेशन डिसऑर्डर, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2, है ना, इसके साथ लिंक हो जाए तो और खतरनाक, है ना। दिस इज, ये एक फ्रेमवर्क है, ये सिर्फ ट्रिपल नेटवर्क है। अभी 7 नेटवर्क भी है, लार्ज नेटवर्क कहते हैं ब्रेन के, है ना। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इनके अंदर समंदर है, इनके अंदर भी एरियाज हैं, ये समझ लें। हर एरियाज के साथ कोलैबोरेशन दूसरे ब्रेन के एरियाज की होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो क्या होगा, साइकोपैथोलॉजी या पैथोलॉजी होगी, है ना, दोनों देखने पड़ेंगे। अगर इसकी रीजन फिजियोलॉजिकल है तो डेफिनेटली हमारा केस नहीं है। अगर इसकी रीजन ट्रॉमेटिक है, बाहर से है, तो फिर हमारा केस है। इमेजिन करें, लोग कहते हैं नहीं ब्रेन का कोई रोल नहीं है, ब्रेन का रोल है। जब भी आपके साथ ट्रॉमा लगता है, ट्रॉमा बाहर से आता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, लगता कहाँ जाके, वो दिमाग में। और दिमाग में कौन सा एरिया जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स को करता है, डेफिनेटली सीरियल नेटवर्क है, इसके अंदर है, इसके अंदर एपिसोड के, इसके अंदर भी है, यहाँ एपिसोडिक मेमोरी पड़ी हुई है ना, लॉन्ग टर्म एपिसोडिक मेमोरी जो होती है पास्ट के एक्सपीरियंस के साथ लिंक है ना। साथ ही सिमेंटिक मेमोरी होती है जो कि बहुत सारा इंटेलेक्चुअल मेमोरी की दी जाती है। ये मेमोरीज के एरिया के अंदर जाकर चीजें एक्टिव हो जाती हैं और वो ब्रेन के एरियाज को एक्टिव कर देती हैं या डीएक्टिव कर देती हैं और वहां से चीजें चलनी शुरू होती हैं, है ना। ट्रॉमा आज लगा, 25 साल पहले लगा तो आज तक दिमाग में उसमें फिर रहा होगा, ऐसा नहीं होता। ये कहते हैं, ये जो अप्रोच है वो कहते हैं अभी जो चीज़ हुई है, करंट एक्सपीरियंस आपको चेंज कर देते हैं। ये जितनी रिसर्च हम आगे पढ़ेंगे वो कहेंगे शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम्स। अभी मैं आपकी स्टिमुलेशन बनाऊंगा ट्रॉमेटिक, इमेजिन करें अभी ट्रॉमेटिक आपको पिक्स दिखाई मैंने, और ट्रॉमेटिक पिक्स देखने के बाद कितने सेकंड की पिक्स थी, 2 या 3 सेकंड की आपके सामने चलेगी। 2-3 सेकंड में कौन सा ब्रेन का एरिया एक्टिव होगा, डेफिनेटली जो ट्रॉमेटिक का होगा, है ना। वो एक्टिव होगा तो क्या हुआ, अगर ये 2 सेकंड में एक्टिव हो सकता है तो इसको सदियां लगने के बाद तो ये खराब कर देगा, है ना। इसका प्रोग्रेशन रेट तो बहुत हाई हो जाएगा। एक ब्रेन का एरिया इफेक्ट हुआ, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, इसके अंदर एरिया, अगर ऐसा होगा तो पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, करंट एक्सपीरियंसेस चेंज करते हैं। रोज इंसान में पोटेंशियल है जो चेंज करती है, तो ब्रेन के एरियाज को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। डेफिनेटली एक्सटर्नल स्टिमुलेशन आती है, वो ब्रेन के अंदर आगे चेंजेस लाती है। ब्रेन के अंदर कंसिस्टेंट चेंज जब होगा, प्रोग्रेशन होगी तो डिसऑर्डर होगा, है ना। तो जबकि साइकोलॉजिस्ट कहता है साइकोसोशल फैक्टर्स डायरेक्टली लिंक है, जबकि ये लोग कहते हैं नहीं, ये लीड करते हैं ब्रेन को, ब्रेन लीड करता है पैथोलॉजी को या साइकोपैथोलॉजी को। तो अभी मेरा जो लेक्चर था उसमें आप लोगों ने मुझसे कहा था न्यूरो साइंसेस क्यों जरूरी है, न्यूरो साइंसेस में हमारा रोल क्या है। तो मेरे ख्याल में अभी सिर्फ आपको मैंने ट्रिपल नेटवर्क की एग्जांपल दी है कि साइकोलॉजिस्ट भी डॉक्टर है। अगर ये फील्ड में हम काम करें, एफएमआरआई, एमआरआई हम भी यूज कर सकते हैं। तो एक डॉक्टर का रोल ये है कि ये हम पढ़ेंगे ये है क्या, इसके अंदर केमिस्ट्री क्या है। जब ये चीजें पढ़ेंगे तो हमें अपने लिमिट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। हम स्टिमुलेशन थेरेपी भी कर सकते हैं, हम साइकोथेरेपी भी कर सकते हैं, हम मेडिसिन भी दे सकते हैं अगर एक्सपर्ट हैं। अगर आपने एक साइकेट्रिस्ट, न्यूरोसर्जन, उसके साथ एजुकेशन का डिप्लोमा किया हुआ है। हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। यूरोप के अंदर न्यूरोलॉजिकल का आपने अगर काम करना है तो आपको 2 साल या 3 साल का डिप्लोमा होता है, जिस तरह हमारे यहाँ शॉर्ट डिप्लोमा होता है ना। तो आप साइकोलॉजी करने के बाद, पीएचडी करने के बाद वो डिप्लोमा लेते हैं। वो डिप्लोमा आपको शो करता है इस बंदे की एक्सपर्टीज 2 चीज़ों में है। किसमें है,
नीरो में भी है, और फिर नीरो के अंदर हजारों फील्ड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इक्विपमेंट के ऊपर है या इसकी इक्विपमेंट के ऊपर है ना, हर चीज की एक्सपर्टीज है। जब जब ये मिलती जाएंगी तो एक नया और अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती जाएगी। तो हम इसमें एडवांस नेटवर्क का रोल पढ़ेंगे, मगर इस चीज को पढ़ने के लिए इसके अंदर कौन से एरियाज हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, और इनके अंदर केमिस्ट्री क्या है, ये सारी चीजों को हम थॉरोली बच्चों की तरह गो थ्रू करेंगे। इस लेक्चर का मकसद ये है, न्यूरो साइंसेज एशिया में बहुत कम है, बीजिंग में है, बीजिंग में इसकी लैब है, बीजिंग में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है न्यूरो साइंसेज के ऊपर। चाइना में एक दो और यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी जो है उनमें ये काम हो रहा है, एशिया में नहीं है। एशिया में बहुत कम है, इंडिया में है, बट पाकिस्तान में तो इसकी वही नहीं है, लैब्स ही नहीं है। तो पहली लैब मैंने इस्टेब्लिश की है फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में। तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि EEG, MEG, FMRI आए, टाइम के साथ आएगी, फंडिंग की ज़रूरत होती है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, टाइम बनाता है इंसानों को, है ना। तो उससे पहले ट्रेनिंग है, ये चीज़ों को यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग है। जिस तरह मैं गया था FMRI के ऊपर, मैंने 1 साल सिर्फ FMRI में एज असिस्टेंट काम किया, उसमें देखा कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या गैप्स हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसके अंदर मैकेनिज्म क्या है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म क्या है, कौन सी चीज़ें इसमें मैग्नेटिक जो है वो अफेक्ट करती हैं ना, सारी चीज़ों को। फिर इसमें पैथोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग करना कि कौन सा डिसऑर्डर कब है, साइकोपैथोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग करना, है ना, क्या मैकेनिज्म है, कौन सी अप्रोचेस के तहत हम साइकोलॉजी को देख सकते हैं, इसमें कौन सी अप्रोचेस के तहत दूसरे मैकेनिज्म को देख सकते हैं। तो बाकी चीज़ों को तो मैं सिर्फ अंडरस्टैंड किया है, न्यूरोलॉजी को, बाकी साइकोलॉजी को, साइकोपैथोलॉजी को मैंने डीपली देखा है। इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि एंड है, बट कोशिश है, हम सीखते जा रहे हैं, रोज़ ब रोज़ सीखेंगे। तो इस सब्जेक्ट के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं साइकोफिजियोलॉजी एंड साइकोफार्माकोलॉजी, इसमें मैं कवर करूँगा इन चीज़ों को, इनकी बेसिक को। फिर हम इसको प्रैक्टिकली नेक्स्ट MS2 के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, यही सारी की सारी इनको एनालाइज करना कि FMRI का डाटा आ गया है तो ब्रेन के हिस्सों को कैसे एनालाइज करना है, साइकोपैथोलॉजी को कैसे मेजर करना है, ठीक है, सिंपल नॉर्मल बिहेवियर को कैसे मेजर करना है। आप वहाँ भी क्लासेस ले सकते हैं, और मैंने लैब के अंदर भी ये कोर्सेज अभी थोड़े दिनों के बाद शुरू करवाऊँगा, ठीक है। उसमें अपने स्टूडेंट को हमेशा फ्री रखूँगा, और मैं लैब के लिए वॉलंटियर लोग देता होता हूँ, बाहर से भी अंदर से भी, ताकि ग्रुप्स बने। हमारे यहाँ ग्रुप सिस्टम नहीं है, हम ग्रुप से बहुत कुछ सीखते हैं, हर बंदा एक्सपर्ट, इवन मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं सम टाइम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने स्टूडेंट की मदद लेता हूँ, क्योंकि वो बायो में बहुत अच्छे हैं, मेरी कोऑर्डिनेटर जो है लैब की, है ना। हर बंदा एक्सपर्ट नहीं होता हर फील्ड में, बट जब एक इंसान आसान वर्ड्स में आपको वो चीज़ समझा दे, शायद वो आपको अच्छी समझ आती है, एज़ कम्पेयर टू जो एक मेडिकल का डॉक्टर है जो इसको समझा सकता है, वो मैं नहीं समझा सकता। वो मेडिकल के टर्म्स में समझाएगा, मैं एक आसान वर्ड्स में उससे सीख के समझाऊंगा ना। तो इसीलिए कहते हैं स्पेशलिस्ट। तो हम भी स्पेशलिस्ट हैं, जो हम समझा सकते हैं वो कोई और दूसरा समझा नहीं सकता। तो आज आपको पता चला होगा न्यूरो साइकोलॉजी का कॉग्निटिव साइकोलॉजी के साथ बहुत ही गहरा लिंक है। अगर आप ये इक्विपमेंट यूज करते हैं, ठीक है, स्टिमुलेशन के दौरान, तो ये कौन सी साइकोलॉजी बन गई? न्यूरो साइकोलॉजी। अगर ये आप इक्विपमेंट यूज नहीं करते और एक्सपेरिमेंट रन करते हैं स्केल लगा के बिहेवियर ऑब्जर्वेशन के साथ, तो वो क्या बन जाता है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है। वही एक्सपेरिमेंट कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आ जाएंगे या सिंपल क्लिनिकल साइकोलॉजी में आ जाएंगे, है ना। तो जब भी ये इक्विपमेंट यूज करेंगे, चाहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से है चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से है, वो खुद ब खुद क्या बन जाएगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दोनों का भी इंटीग्रेशन होती है। आप बिहेवियर ऑब्जर्वेशन भी लेते हैं जिसको सब्जेक्टिव मेथड कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव मेथड में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ऑब्जेक्टिव मेथड कौन से। दीज आर द ऑब्जेक्टिव मेथड्स सेंट्रल नर्वस, क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्टली विजिबल होता है कि कोई चीज है या नहीं है ना। और सब्जेक्टिव मेथड कौन सी हैं? यही हम जो स्केल यूज करते आए हैं, जो हम मेथड यूज करते हैं, उसमें देखिए चीजें उसमें भी क्लियर होती हैं, कोई एंड नहीं है, बट उसमें एंड ऑफ द डे फैक्ट नहीं होता। चीजें ऐसे लगती हैं कि एज्यूम की जा रही हैं। दो चीजों में कोरिलेशन है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, अजम्पशन ज्यादा लग रही होती है। एंड ऑफ द डे आप कंक्लूजन जो होते हैं बेस्ड ऑन अजम्पशन कर रहे होते हैं ना, या ये फाइंडिंग आ रही होती है, तो उसका पता नहीं चलता कि आउटकम लर्निंग क्या होगी। इसकी आउटकम लर्निंग मैं बताता हूँ आप लोगों को। FMRI के मेजर करें, आप झूठ का एरिया पकड़ लें। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, बेटा ये तस्वीर है प्लेजेंट है, आपने क्या करना है, मैंने जितनी तस्वीरें दिखानी, जो चीज मैं दिखाऊं उसके उल्ट बोलना है, आपने झूठ बोलना है। बोलेंगे क्या है? सैड फेस है। नेक्स्ट एंग्री फेस। अब इमेजिन करें, इसके देखने से ही जब इसने ये बोला तो ब्रेन के अंदर कोई तो एरिया एक्टिव हुआ होगा। तो कौन सा एरिया हुआ? कॉन्शियसली झूठ बोलना।
कॉन्शियसली बुलवा रहा हूँ ना, दिस इज द इंडायरेक्ट वे, फैब्रिकेशन जिसे कहते हैं हम लोग साइकोलॉजी में, है ना। जानबूझ के मैंने झूठ बुलवाया तो इससे एरिया जो एक्टिव होगा कौन सा होगा, कॉन्शियस एरिया होगा किसका, झूठ का। वो कहाँ होगा, डेफिनेटली कॉन्शियस पार्ट के अंदर होगा। अनकॉन्शियसली भी बुलवा सकता हूँ, है ना। अब आप देखें, फिर इसके बाद डायरेक्ट भी बतवा सकता हूँ कि तस्वीर किसकी है। अब झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, यहाँ बहुत से एरर्स हैं जिस तरह दूसरी स्टडीज में होते हैं, हम उनको कम करने की कोशिश करते हैं। जब ये एरिया डिस्कवर कर लूंगा, क्या करूँ फिर, इसके बाद इस फाइंडिंग को साइकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर कर लिया, इसके बाद ये फाइंडिंग जाती है पूरी लैब में। एक ही लैब सारी एसोसिएटेड होती हैं। बड़े जो यूनिवर्सिटीज है उसमें बायो सेंटर होता है, बायो सेंटर के अंदर डिफरेंट सेंटर्स होते हैं। बायो सेंटर के अंदर न्यूरो साइकोलॉजी का भी है, सेंटर नर्वस सिस्टम को मेयर कर रहा है, साइकोलॉजी का भी होता है, साइकेट्रिस्ट, साइकोफार्माकोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री वाले भी होते हैं, फिजिक्स वाले भी होते हैं, सारे होते हैं। जब उनको इसकी फाइंडिंग जाती है कि ये एरिया में कुछ ऐसी चीज़ है जो झूठ बुलवाने पर मजबूर कर रही है, तो वो क्या करते हैं, केमिस्ट्री वाले इसकी केमिकल न्यूरॉन्स की केमिकल कंपोजिशन के ऊपर काम शुरू कर देंगे, है ना। इसके अंदर क्या है क्या नहीं, रेड सेल, डीएनए वाले क्या करेंगे, रेड सेल का देखेंगे, रेड सेल न्यूरॉन्स के थ्रू आ रहे हैं, कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा, डीएनए का इसका मेकअप कैसा है ना। साइकोलॉजिस्ट क्या करेंगे, इस एरिया के अंदर बार बार सीबीडी से देखेंगे, कभी किसी से देखेंगे, ठीक है। हर बंदा एक नई देखो। इलेक्ट्रिशियन क्या करेंगे, कोई डिवाइस बनाएंगे कि इस एरिया को अपनी मर्जी से एक्टिव करें, अपनी मर्जी से डीएक्टिव करें। और फार्माकोलॉजिस्ट वाले क्या बनाएंगे, इस एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे मेडिसिन से, है ना, कि जब झूठ बुलवाना है तो ये मेडिसिन दो, जब नहीं झूठ बुलवाना तो जिसे डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। इमेजिन करें ये एग्रेशन का एरिया हो, फॉर एग्जांपल एग्रेशन आपने ढूंढ लिया कि ये एग्रेशन का एरिया, जंग लगी हो और कोई बेचारे जंग में लड़ने वाले जो हों वो पागलों की तरह भी लड़ ना रहे हों, तो आप एक इलेक्ट्रिशियन ने इसके ऊपर एक वेव्स बनाई हो और वो वेव्स जो है इमेजिन करें वो छोड़ी जाए, उस एरिया में जितने लड़ने वाले हों अपने बंदे, उनके दिमाग को वो टच हो, वेव जाके और एक्टिव कर दे किसी एरिया, किस एरिया करेगी, एग्रेशन के एरियाज को। और जब वो पागलों में लड़ेंगे तो उनको मशीनों की तरह लड़ेंगे, जान का पता नहीं होगा, गोलियों का पता नहीं होगा, पागलों की तरह लड़ते जाएंगे और जान भी जाएगी, पर फायदा बड़ा होगा इसको, एक तरफ उनकी तबाही होगी, इनकी उस बंदे की भी तबाही हो सकती है ना, जानबूझ के आपने कॉन्शियस की। इमेजिन करें ये सिर्फ एक फील्ड नहीं है साइकोलॉजिस्ट की, ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें लोग रोज बरोज स्टिमुलेशन थेरेपी बना रहे हैं। इमेजिन करें स्टिमुलेशन थेरेपी क्या है, अभी मैं थोड़ा सा आपको एक और इसकी झलक दिखा दूं। लोग कहते हैं एमिगडाला एक एरिया है ब्रेन का, लोकलाइज इमोशंस के लिए, थिंकिंग के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए, बट ऐसा नहीं है। मैं जब यहाँ से पाकिस्तान से गया था मैंने यही कहा था कि यार यही चलो लग गया है तो ऐसे ही सही कि एमिगडाला है तो यही होगा यूरोप में जाके। उन्होंने जब मुझे पढ़ाया, पढ़ाने के बाद एंड ऑफ द डे जब मेरे सुपरवाइजर की मीटिंग में उसने कहा ये काम नहीं तुमने करना, तुमने अकेले ये काम करना है। अब ये काम मैंने कहा क्यों करना है, इमेजिन करें ब्रेन का एक एरिया है एमिगडाला, हम समझते हैं ब्रेन का एरिया है, स्ट्रक्चरल एरिया है, इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, एक छोटा सा एरिया है ना, ऐसा नहीं है। इस एरिया के अंदर हजारों एरियाज हैं जो कंप्यूटर डिस्कवर कर रहे हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल इस एरिया के अंदर, हर एरिया के अंदर, ब्रेन के हर एरिया के अंदर क्लस्टर बेस एक क्लस्टर होता है। इस एरिया के अंदर कहते हैं 1 मिलियन से ज्यादा वट एवर, कितने क्लस्टर हैं, 1 मिलियन क्लस्टर्स हैं। क्लस्टर एक एरिया होता है ब्रेन का जो एमिगडाला के अंदर है, ये समझे दरवाजे हैं, हजारों दरवाजे हैं। अब बाहर से इमोशंस आए, कोई भी इमोशंस आए तो कौन सा दरवाजा खुलेगा, रेलिवेंट दरवाजा खुलेगा ना, और रेलिवेंट दरवाजा तो इसका मतलब है मैंने आपको थप्पड़ मारा तो कितने % चांसेस हैं आपका रिएक्ट क्या होगा, अगेंस्ट मुझे थप्पड़ मारेंगे या स्माइल देंगे या कुछ कहेंगे नहीं, या क्या स्टिमुलेशन होगी, रिएक्शन जो होगा वो कितने % होगा। कि क्लस्टर के अकॉर्डिंगली हजारों दरवाजे हैं तो हजारों पॉसिबिलिटी इंसान की एक रिएक्ट करेगा, है ना। इसका मतलब है कि एमिगडाला एक ब्रेन का एरिया नहीं है, इसके अंदर हजारों एरियाज हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी एक सर्टेन एक्ट के ऊपर, है ना, तो रेलिवेंट एक्ट के ऊपर। तो इस एरिया क्लस्टर के अंदर वॉक्सल्स होती हैं, क्या होती हैं, उससे भी स्मॉल एरिया, ये इसके अंदर मिलियंस होती हैं, इनके अंदर न्यूरॉन्स हैं, मिलियंस हैं। एक क्लस्टर के अंदर क्या है, मिलियन ऑफ द वॉक्सल्स हैं, और वॉक्सल भी यही दरवाजे हैं। फर्दर आपको थप्पड़ मारा तो कितने % चांसेस है थप्पड़ ही पड़ेगा, तो थप्पड़ पड़ेगा तो किस तरह का पड़ेगा, हल्का पड़ेगा, जोर से पड़ेगा, इंटेंसिटी का लेवल क्या होगा, है ना, किस तरह का रिएक्ट होगा, ये वॉक्सल बेस है। और लास्ट में है सीड बेस।
सीड कहते हैं दिमाग के सबसे छोटे एरिया को, दिमाग के नहीं, इस क्लस्टर के अंदर वॉक्सल है, वॉक्सल के अंदर छोटा सा एक एरिया है, ये 1 मिलियन से भी ज्यादा होते हैं क्लस्टर के वॉक्सल के अंदर। अभी मैंने आपको एक क्लस्टर के अंदर क्या है, वॉक्सल है, वॉक्सल के अंदर मिलियंस ऑफ द क्लस्टर्स है, 1 मिलियन। फिर इस सीड के अंदर जो सीड है सबसे छोटा एरिया, इसमें 25 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं एक सीड में। इस तरह की कितनी सीड्स मल्टीप्लाई करते जाएं, एक सीड के जो न्यूरॉन्स है अगर इसको मिल्की वे में रखा जाए कायनात के ऊपर तो पूरी कायनात कवर हो जाए। तो आप कहते हैं, मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, आप कहते हैं इमेजिन करें कि सीबीटी न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग जो है 25 मिलियन न्यूरॉन्स हैं, ये देख लें 25 मिलियन न्यूरॉन्स सीड के अंदर है, इसी तरह हर एक के अंदर है। यहाँ इंपेयरमेंट आई है, इनहिबिटरी या एक्सहिबिटरी है ना, और यहाँ मेल फंक्शनिंग हुई है, इंपेयरमेंट हुई है, और आप कह रही हैं ये एरिया पता ही नहीं है किस चीज का कोड क्या है, इस पे क्या चीज काम करेगी, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या। अभी तक जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज पहुंचे हैं, सारे के सारे दुनिया जो पहुंच चुकी है, वो क्लस्टर बेस सक्सेसफुली डिटेक्ट करना शुरू कर दिया न्यूरॉन्स को। वॉक्सल बेस वो भी डिटेक्ट करना शुरू कर दिया चंद यूनिवर्सिटीज ने। जो सीड बेस है इसमें कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जो है टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज, ये सारे सीड बेस इसके कोड ढूंढ रहे हैं, अभी तक कोई सक्सेसफुल नहीं। तो इतना कॉम्प्लेक्स है ये न्यूरॉन्स। अब मुझे ये बताएं कि इसमें जो ट्रीटमेंट है, साइकोलॉजिस्ट कहता है कि मैं बातों से ठीक कर दूंगा एक बंदे को। बातों से ठीक करने के लिए तो अल्लाह ने सिस्टम भी रखा हुआ है, कोपिंग स्टाइल्स है, हर चीज है ना। उसके बाद आप कहते हैं एक बात करूंगा तो बंदा ठीक हो जाएगा। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि सीड के अंदर नहीं पता चल रहा, और इस सीड के ऊपर कौन सी बात रिएक्ट करेगी। 25 मिलियन सीड्स हैं, नहीं 25 मिलियन न्यूरॉन्स हैं, और एक सीड में पता नहीं कितनी सीड है, पहले तो ये नहीं पता कि सीड में कौन सा न्यूरॉन्स अफेक्ट हुआ है, और उसको आप एक बात से ठीक करेंगे, है ना। नहीं हो सकता यानी केमिकल कंपोजिशन। हाँ, जो साइकेट्रिस्ट है वो कहता है कि एक मेडिसिन दो, ज़ैनेक्स दो, और ज़ैनेक्स यहाँ आएगी, फॉर एग्जांपल फ्लॉक्स यहाँ आएगी तो क्या होगा, जो एक्टिव होगा इनहिबिटरी होगा, एक्सहिबिटरी बन जाएगा, एक्सहिबिटरी होगा तो इनहिबिटरी बन जाएगा। वो कहाँ बनेगा, एक न्यूरॉन्स 25 मिलियन में से उसकी न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग खराब हुई है, और जो आपने मेडिसिन दी है वो पूरे क्लस्टर के ऊपर, पूरे ब्रेन के ऊपर, इस इमिग्डेला के अंदर आ जाएगी। वो जहां साइड इफेक्ट भी तो आएंगे ना इसके, जहां एक्टिव करना था डीएक्टिव कर देगा। फिर दूसरा सोचे ब्रेन के दूसरे हिस्सों में भी मेडिसिन जाएगी, है ना, वहां भी खराब करेगी, साइड इफेक्ट जिसको कहते हैं। तो इसका मतलब है कि मेडिसिन भी कोई हतमी वो नहीं है। लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सक्सेसफुल है। जो ब्रेन के एरियाज मैं आपको बताऊंगा, जब मैं एफएसएल सिखाऊंगा आपको ब्रेन के एरियाज कोड हर चीज डिस्कवर किए हुए दिखाऊंगा। बट ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप डिस्कवर कर लें कंपोजिशन। साइकोथेरेपिस्ट जो विजिबल नहीं है ना अप्रोच, इसको थोड़ा सा सोशल साइंसेज में इसलिए रखा जाता है, बट इस फील्ड ने साइकोलॉजी को, न्यूरो साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा वर्क दी है। वो कहते हैं टॉक थेरेपी से भी चेंज आती है, वो बकायदा करके दिखाते हैं अभी लेटेस्ट। अब तीसरी वो कहते हैं कोई ऐसी थेरेपी हो, ऐसा रेमेडीज हो जो इसी ब्रेन के एरिया के अंदर इसी न्यूरॉन्स को डिटेक्ट करे, और इसी के ऊपर आके इनहिबिटरी है तो एक्सहिबिटरी कर दे, और एक्सहिबिटरी है तो इनहिबिटरी कर दे। क्या ऐसा सक्सेसफुल मैकेनिज्म है? इस मैकेनिज्म को बनाने के लिए आपको सीड बेस जाना होगा। सीड बेस जाने के लिए वो एडवांस कंप्यूटर्स नहीं है। अब मैं इस पे एफएमआरआई का एनालिसिस कर रहा था, कौन कोई एक सॉफ्टवेयर है जो कि फंक्शनल कनेक्टिविटी को चेक करता है, यही ब्रेन की, न्यूरॉन्स की, पूरे ब्रेन की। तो 3 डेज मेरे पास सुपर कंप्यूटर था, फिर उन्होंने मुझे क्वांटम कमांड दी कि हाई फाई कर। 3 दिन मेरा कंप्यूटर लगा रहा है इस सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए, यहाँ से सिर्फ क्लस्टर बेस। 3 दिन इतने न्यूरॉन्स से 3 दिन एक एरिया के अंदर ब्रेन से निकालने के लिए लगा रहा है। ये रियलिटी बेस्ड एनालिसिस है, और उसके बाद भी हम आखिर पे कहते हैं कि मे बी ऐसा है या नहीं है, मुझे नहीं पता, है ना। तो अल्लाह ने इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया, और साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट सब ने खुदा बन के इसके ऊपर कब्जा ही कर लिया है। रियलिटी कोई नहीं बताता कि सारे ही अनसक्सेसफुल हैं, अभी तक सक्सेसफुल भी हैं, अनसक्सेसफुल भी हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मे बी तीनों का मिक्सचर भी बनाना पड़ेगा, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तीनों को चांस दिया जाए। न्यूरो सर्जन हमसे ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो सर्जरी भी कर सकते हैं, इस एरिया को भी कर सकते हैं रिमूव, है ना। तो कोई चीज़ अभी तक फिक्स नहीं है ब्रेन के ऊपर, कोई रेमेडी ऐसी, ट्रीटमेंट ऐसा फिक्स नहीं है जो इलाज कर दे, चाहे डिजीज हो चाहे डिसऑर्डर हो।
सबके साइड इफेक्ट हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन अल्लाह ने बनाई हुई। इस मशीन को हम अंडरस्टैंड करेंगे एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए न्यूरोसर्जन, एज ए साइकेट्रिस्ट भी करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर। तो कुछ समझ आई कि क्यों इसको कहा जाता है कि ब्रेन के अंदर ब्रेन का बिहेवियर के साथ क्या लिंक है। तो दिस इज बेसिकली मैंने आपको सिंपल का डिफॉल्ट नेटवर्क, फिर न्यूरॉन्स, फिर एक न्यूरॉन्स, फिर दूसरे न्यूरॉन्स, फिर मेडिकेशन का बताया कि आप मेडिकेशन के ख्याल बना के कि कोई साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन यूज़ करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है, हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट पहले, कंपोजिशन पहले पता होनी चाहिए आपको कि करने क्या वाले हैं। तो ठीक है, ये लेक्चर था। तो आई होप सो कि आज के बाद आप भी अपने आप को डॉक्टर कहेंगे, ना भी कहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका काम आपको रिफ्लेक्ट करता है हमेशा। यूरोप में कोई किसी को डॉक्टर नहीं खिलाता, ना ही खिलाने की उनको शुरुआत होती है। उनको पता है कि मैं अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए, इंसानियत के लिए काम कर रहा हूँ जो पूरी दुनिया में फैलेगा, पब्लिकेशन होगी और क्वालिटी का काम होगा, हर बंदा रिकनाइज करेगा। मुझे रिकनाइज होने की ज़रूरत कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ रिकनाइज पहले है, पब्लिकेशन बाद में है। उनके यहाँ पब्लिकेशन बताती है, लोगों के काम को बताती है कि दुनिया कितनी आगे है ना। जब इस तरह की चीज़ें, हर बंदा इसके ऊपर काम करने पर लगा हुआ है, हर बंदा एक दूसरे से डिफरेंट है। तो क्या आप में ऐसा है? हम कोशिश कर रहे हैं इस तरह की लैब बनाएं, ठीक है। सॉरी अगर कोई इसमें वल्नरेबल हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, तो मैं ये थोड़ी सी अप्रोच को इसलिए डिस्कस किया है। आपकी क्लास में भी कुछ लोग साइकेट्रिस्ट अप्रोचेस को पसंद करते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल, कोई लेटेस्ट स्टिमुलेशन थेरेपी, जिसमें स्टिमुलेशन में TMT है, ठीक है, ये लेटेस्ट अप्रोच है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह हज़ारों स्टिमुलेशन की नई अप्रोचेस बन रही है। मेरी सुपरवाइजर इसकी डेवलपर में से एक है। तो हज़ारों लोग इसी तरह सोच रहे हैं। मेरे जाने से पहले भी यूरोप में मेरी थिंकिंग और थी कि साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है। फिर पता चला नहीं, साइकोलॉजी तो एंड ही नहीं है। तो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ब्रेन के अंदर, एक न्यूरॉन्स को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो हज़ारों न्यूरॉन्स के साथ काम करना, इस कॉम्प्लेक्स मशीन जो अल्लाह ने बनाई है, इसके साथ काम करना तो बहुत ही, जिसकी पॉसिबिलिटी एक बिहेवियर की कितनी है, मिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स, पूरी कायनात कवर हो जाती है ना। तो इस लेक्चर के अंदर हम बिल्कुल सिंपल करके इस कोर्स में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। और ये अप्रोच जो है ना, ट्रिपल नेटवर्क, 7 नेटवर्क, लार्ज नेटवर्क, ये पाकिस्तान में नहीं है, ये बिल्कुल लेटेस्ट अप्रोच है। ये यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा ये यूज़ होती है। ओल्ड अप्रोचेस भी यूज़ होती हैं, स्ट्रक्चरल और वो भी पढ़ेंगे। कोशिश करें मेरे MS2 के साथ क्लासेस लें, वहाँ मैं ये सिखा रहा हूँ एनालाइज करना fMRI डाटा को, MRI डाटा को, ठीक है। और मेरे एक कोर्स है, अभी मैंने शॉर्ट कोर्स ट्यूसडे को ऑफर करूँगा आप लोगों के लिए। आप भी अटेंड कर सकते हैं, दूसरे भी अटेंड, मेरी लैब में होगा वो। उसमें साइको पाए सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा इस सिमुलेशन को बनाने के लिए। इस सिमुलेशन को बनाने के लिए आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, कंप्यूटराइज टेस्टिंग होगी सारी की सारी। कंप्यूटराइज टेस्टिंग ये आप उस पर बनाएंगे, ये सिमुलेशन खुद बनाएंगे, स्केल, स्टिमुलेशन, हर चीज़ इस कंप्यूटर पे बनाएंगे। कंप्यूटर उसको शो होगा। आप fMRI में नहीं जा सकते, आप EEG के दौरान इंटरप्ट नहीं कर सकते, कंफाउंड वेरिएबल आ जाती है ना। तो इस सिमुलेशन को सीखने के लिए साइकोपाई सीखना पड़ेगा आपको। साइकोपाई के मुतबादल भी और सॉफ्टवेयर हैं जो आपको बेस्ट लगे। मैं पूरी बुक्स आपके हाथों में दे दूंगा जो दुनिया की है ना, ये सारी की सारी आपकी मर्जी है। स्पून फीडिंग करनी है या वैसे, स्पून फीडिंग वो होती है जो मैंने पढ़ाया वही पढ़ा। और जो अच्छी जो होता है कि अच्छा एक सेंटेंस होता है, वो खुद से जाके, अच्छा 7 नेटवर्क कौन सा है, ट्रिपल नेटवर्क क्या है, खुद से जाके एक्सप्लोर करे। मैं भी तो गलत बता सकता हूँ ना। तो जब चीज़ें वो गलत बता, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने उसे इंट्रोडक्शन दिया है। तो आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करें। जब एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी, बहुत आसान। जब मैं पढ़ाऊँगा, जब आप करेंगे, चीज़ें आसान होंगी, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर। हम इसमें पूरे का पूरा ये पढ़ेंगे न्यूरो साइंस, ठीक है। न्यूरो साइंस इज नॉट न्यूरो साइंस, न्यूरो साइंस इज अ कंटेन ऑफ द लॉट ऑफ कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल, क्लिनिकल साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट सब में है। और अगर न्यूरो साइंस को मैं स्कूल में यूज़ करूँ तो क्या बनेगी, बच्चों के ऊपर एजुकेशन साइकोलॉजी के साथ लिंक होगी। अगर क्लिनिकल में यूज़ करूँगा तो क्लिनिकल में लिंक होगी। अगर सोशल साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में यूज़ करूँगा तो इसका मतलब है हर फील्ड एक दूसरे के साथ लिंक हो सकती है, सिर्फ आइडिया आपने देना है। तो यूरोप में लोग आइडियाज दे रहे हैं, डे बाई डे नई नई फील्ड बना रहे हैं। तो अगर इसको मैं MBA के डिपार्टमेंट में ले जाऊं, मे बी आयो तो है, पहले से बनी हुई है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी तो बनी हुई है। अगर इस न्यूरो साइकोलॉजी को मैं उसमें ले जाऊं तो डेफिनेटली एक नई फील्ड बन जाएगी। बायो के अंदर, बिजनेस के अंदर इसका रोल आ जाएगा ना। तो इसी तरह दूसरी फील्ड में ले जाऊं तो दुनिया में इतनी फील्ड्स हैं, कोई किसी को लिंक नहीं कर रहा अभी तक एक दूसरे। ये एक फील्ड को मैं कह रहा हूँ लिंक करें, आपस में फील्ड्स को लिंक करने से एक नई फील्ड बनेगी। कितनी फील्ड्स हैं जिनको लिंक करना है ना। तो साइकोलॉजी को तो दूसरी फील्ड्स के साथ लिंक करना, एक नई केमिस्ट्री साइकोलॉजी, फिजिक्स साइकोलॉजी, क्यों जरूरत अभी आपने पढ़ी है कि ये आपको आनी चाहिए। एक न्यूरॉन्स के अंदर कंपोजिशन ऑफ केमिस्ट्री है, फिजिक्स है,
ठीक है, बायो है पूरी की पूरी, डीएनए है पूरा का पूरा, आपको हर चीज आनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी आनी चाहिए कि अंडरस्टैंडेबल हो, किसी की जिंदगी तबाह ना कर दें। थैंक यू सो मच।